क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो 19 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? कमेंट करेंगे 1943 में, 1945 में, 1919 में, 1947 में। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है? बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक है बर्लिन की दीवार। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950, 1955, 1961, 1965। तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों। और बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1989 में। ठीक है, बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी और बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? चीन से है, कोरिया से है, भारत से है, जापान से है। तो सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध जापान से है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर प्रश्न है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? 30%, 35%, 32%, 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व की 20% जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है? आम सभा, सुरक्षा परिषद, न्यासिता परिषद, सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र की कुंजी है सुरक्षा परिषद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, निम्न में से सुरक्षा का अर्थ है? स्वतंत्रता से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, समानता से आज़ादी, ये सभी। तो सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर है, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है? बकरी है, मुर्गी है, गाय है, बिल्ली है। तो बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है मुर्गी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565, 556, 465, 455। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 565। 10 नंबर है, कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, पामर ने। तो पामर ने कहा है कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 11 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? तो महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। वह हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था और उसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं।
इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटेनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटेनियो गुटेरेस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, 1978 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? तो 1978 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्हें 1977 में भारत का छठा राष्ट्रपति चुना गया था और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक चला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वामपंथ क्या है? तो वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है। वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है। 16 नंबर है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने इराक पर 20 मार्च 2003 को हमला किया था। कब किया था? 20 मार्च 2003 को हमला किया था, जिसे इराक युद्ध या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम। तो भारत और पाकिस्तान लिख सकते हैं आप। फिर है, नेपाल गणतंत्र कब बना? तो नेपाल 28 मई 2008 को गणतंत्र बना। 28 मई 2008 को गणतंत्र बना। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाना, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से दूरी बनाए रखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सरकारी दमन के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। यह आंदोलन खासतौर पर छात्रों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में प्रचलित हुआ। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंदू एकता पर आधारित थी। यह पार्टी भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रोत्साहित करती थी। साथ ही यह सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और भारतीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने की पक्षधर थी। भारतीय जनसंघ ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बजाय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी और भारतीय समाज में एकता का आह्वान किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति एक कृषि आंदोलन था जो 1960 के दशक में भारत में हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, खासकर अनाज की पैदावार। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके परिणामस्वरूप गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हालांकि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हुए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। 68 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना था। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने, हथियारों के सीमित निर्माण और परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। संधि का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है वित्तीय सहायता, सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, खासकर उन देशों को जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हों। इसके बाद दूसरा है मूल्य स्थिरता, वैश्विक स्तर पर मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करना और व्यापारिक असंतुलन को नियंत्रित करना। तीसरा है आर्थिक परामर्श, सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना और आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा है संरचनात्मक सुधार, विकासशील देशों को संरचनात्मक सुधार के लिए सहायता प्रदान करना। फिर है आर्थिक निगरानी, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति पर नजर रखना और रिपोर्ट तैयार करना।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी सम्मेलन जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, पर्यावरणीय संकटों और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 178 देशों ने हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव को संबोधित करने के लिए रियो घोषणा को अपनाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। तो 27 नंबर प्रश्न है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। वैश्वीकरण भारत के हित में है क्योंकि यह आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश आता है, जो स्थानीय उद्योगों को सशक्त करता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा वैश्वीकरण से उच्च तकनीकी शिक्षा और नवाचार का प्रसार होता है, जो भारतीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लाभकारी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर देखेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख कारणों में सोवियत संघ की आंतरिक समस्याएं, आर्थिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन शामिल थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद गलासनोस्त, खुलापन और पेरोस्त्रोइका पुनर्निर्माण जैसे सुधारों ने सोवियत समाज को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ शांति की और बढ़ते संबंध, जैसे 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को घटाने पर समझौता, शीत युद्ध के अंत में योगदान करता थे। साथ ही 1889 में पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन का पतन और बर्लिन दीवार का गिरना सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र के कम होने के संकेत थे। इन सब ने शीत युद्ध के अंत को सुनिश्चित किया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। दलित पैंथर्स एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में महाराष्ट्र में हुई। इसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना था। दलित पैंथर्स ने बर्बर जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और इसके माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। वे जुलूस, प्रदर्शन और सशक्त आंदोलनों के माध्यम से समाज में जातिवाद की बुराइयों के खिलाफ एक जागरूकता फैलाने में सफल रहे। इस आंदोलन ने संविधान की प्रमुख धाराओं को लागू करने के लिए दबाव डाला और महाराष्ट्र में दलित की स्थिति सुधारने के प्रयास किए। दलित पैंथर्स ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना था। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ और मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण गरीबों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए था। नक्सलवादियों का मानना था कि शोषण और गरीबी को खत्म करने के लिए क्रांति आवश्यक है। उनका उद्देश्य था कि किसानों की जमीनों को वापस उनकी हकदारी में लाया जाए और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले। नक्सलवादी आंदोलन के तहत हिंसात्मक संघर्षों और सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को समाजवाद स्थापित करने के लिए दबाव डाला गया। इसके साथ ही नक्सलवादियों का उद्देश्य भारतीय राजनीति में एक प्रगतिकारक बदलाव लाना था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 31 नंबर, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य एवं इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा भारत पाक संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।